नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे। साथियों, आप सबका जिसका इंतज़ार था, इंतज़ार अब समाप्त हुआ। आज हम आप सबके लिए लेकर आ गए हैं जो भी मेरे भाई मेरे बहन क्लास 10th में हैं, जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले साल यानी कि 2026 में होने वाला है और अभी तक वो भटक रहे हैं और उनका सपना है कि मैं अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करूं। साथियों, आपको पता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर सबसे बड़ा बच्चों के अंदर डर रहता है तो वो अगर कोई सब्जेक्ट्स है तो वो मैथ है। मैं आपको यहाँ पे मैथ सिखाने के लिए आया हूँ। आप अभी तक क्लास 1 से 9 तक नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, मैं उन बच्चों को भी ध्यान रखूँगा जो अभी तक मैथ बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, जिनको मैथ बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है। और ये क्लास वैसे बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाला है जो अपने गांव में पढ़ते हैं और अभी तक भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, सही पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण वो एग्ज़ाम में पिछले बार भी रह गए थे। लेकिन मेरा गारंटी है कि आप हमारे बैच में जुड़िए। आज ये क्लास पहला है, आप एक चैप्टर पढ़िए। एक चैप्टर पढ़ने के बाद मैं आपको PYQ कराने वाला हूँ। जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और आपको करने को दूंगा। आप मेरे से पढ़ने के बाद उसको करेंगे और देखेंगे कि क्या आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। साथियों, आपको बता दूं हम लोग का क्या स्ट्रेटेजी रहने वाला है। मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूं कि आप मैथ्स में 100 में 100 स्कोर कैसे करेंगे। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल टारगेट SSC पर जाएं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि मैथ में 100 में 100 स्कोर कैसे करते हैं, कैसे तैयारी किया जाता है, कैसे पढ़ना होता है। जाके आप उस वीडियो को देखिए। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि आपको मैं बिल्कुल फुल कोर्स पढ़ाने वाला हूं और दिसंबर तक हम लोग इस कोर्स को ख़त्म करने का प्लान है। और ये जो क्लास है, जैसे ही चैप्टर 1 ख़त्म होगा, इसका PYQ मैं लेकर आऊँगा। चाहे वो क्लास 2 घंटा में हो, 3 घंटा में हो, लेकिन 1 शॉट आएगा पूरा PYQ का। साथियों, मैं आपको बताता हूं कि अभी तक आप मैथ में कुछ नहीं पढ़े हैं, आप कुछ नहीं पढ़े हैं, आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आप कहीं पढ़ने जाते हैं, क्लास में बैठते हैं तो आप जानबूझकर पीछे बैठते हैं, चुप रहते हैं, नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो रहता है। मैं खासकर उन्हीं बच्चों के लिए ये बैच लॉन्च किया हूँ जो गांव में इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको शहर में इधर उधर भटक रहे हैं, उनको प्रॉपर कोई टीचर ध्यान नहीं दे रहा है। आपको मैथ में 100 में 100 कैसे लाना है, मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा। आप हमारे साथ क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। साथियों, जैसे मैं बोलूँगा वैसे आपको करना है। और ये जो टाइम है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में तो जुड़ जाते हैं, लेकिन लास्ट तक जाते जाते वो टिक नहीं पाते हैं। और जानते हैं, अगर आप लास्ट तक नहीं टिक पाएंगे तो आपका शुरू का भी पढ़ना कोई उसका मतलब नहीं रह जाएगा। साथियों, तो चलिए आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ क्लास पहला है। बिल्कुल मैं बेसिक से भी बेसिक लेकर चलने वाला हूँ, एकदम जीरो से, और आपको एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। और आपको एग्ज़ाम सेंटर में जिस दिन आप बैठिएगा, आपको लगेगा कि हाँ, हमने जो पढ़ा उसका क्या फ़ायदा है। आपसे ही मैं पूछूंगा और आप ही खुद बताइएगा जब एग्ज़ाम देकर आप आइएगा। साथियों, आज का जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। आपने पहले नाम सुना है तो भी ठीक है, नाम नहीं सुना है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सबका स्वागत है जो पहले से मैथ जानते हैं या पहले से मैथ नहीं जानते हैं। वास्तविक संख्याएं होती क्या है, ये कहाँ से आ गया भाई, ये है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। आप पहले अपने पास एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठेंगे।
साथियों, जितना आप कलम चलाइएगा आप अपने में उतना ही निखार पाइएगा। अगर आप ऐसे लेक्चर को देख रहे हैं तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, आपको कलम चलाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ जो है वो बिना प्रैक्टिस का नहीं होने वाला है। ये सब्जेक्ट्स कोई रटने वाला नहीं है, सारा खेल इसमें समझ का ही है। तो आशा करते हैं कि आप पेन और कॉपी अपने पास रखे होंगे और हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये जो चैप्टर है वास्तविक संख्या है, जिसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। ये होती क्या है वास्तविक संख्या? मान लीजिए कि मैं कोई भी यहाँ पे संख्या लिखता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ 1/2 ही लिख देता हूँ, -5 लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ, या यहाँ पे मैं कोई भी संख्या लिखता हूँ, यहाँ पे √5 ही लिखता हूँ। यहाँ पे ये सारी संख्याएं हैं, ये देखिए फ्रैक्शन में है, ये माइनस में है, ये 0 है, ये रूट में है। सर, इस संख्याओं का क्या मतलब है? ये भी तो कोई ना कोई संख्याएं होंगी। साथियों, मैं बताता हूँ आपको, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप इस चीज़ को नोट करते चलेंगे। संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। अगर आपको नहीं पता है तो तुरंत नोट करेंगे। हमेशा शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि रिवीजन जल्दी से किया जा सके और एग्जाम के टाइम में जल्द से रिवीजन किया जा सके। साथियों, संख्या 2 प्रकार की होती है, पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। हम क्लास 10 तक वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ते हैं और क्लास 10th के बाद जैसे ही हम 11th में जाते हैं हम काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अभी हमको सिर्फ जानना है कि वास्तविक संख्या होती क्या है। साथियों, मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने कभी प्राकृत संख्या के बारे में नाम सुना है कि प्राकृत संख्या क्या होता है? यस या नो, जहां बैठे हैं वहीं से बोलिएगा कि प्राकृत संख्या क्या होता है, ये आप बताइएगा, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। 2 नंबर में आपसे अगर पूछता हूं कि आप बताइएगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है, यस या नो, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। मैं आपसे 3 नंबर में पूछता हूं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, आप बोलेंगे यस या नो। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि क्या आप मुझे परिमेय संख्या के बारे में बता सकते हैं, आप जानते हैं या नहीं कि परिमेय संख्या क्या होता है। 5 नंबर में आपसे पूछूंगा कि अपरिमेय के बारे में आप जानते हैं नहीं, यस या नो बोलिएगा। साथियों, आप जानते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आपको बताया जाएगा। देखिए, यहाँ पे मैं बात करता हूँ प्राकृत संख्या का कि प्राकृत संख्या होता क्या है। बिल्कुल आसानी से, अगर अभी तक आप एक दिन भी मैथ नहीं पढ़े हैं तो आपको थोड़ा सा उनसे ज़्यादा तो मेहनत जरूर करना होगा जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठे, जिन साथियों को आता है वो भी एक बार लिख लेंगे तो उनका रिकॉल हो जाएगा, उनको रिवीजन बाद में नहीं करनी पड़ेगी। प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या का मतलब हुआ साथियों कि मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 3 कलम है, ये 3 पेन है, तो आपको मैं बोलूँगा कि बताइए कितना पेन है, तो आप बोलेंगे 3, ठीक है। कैसे? आप तुरंत बोलेंगे 1 2 3। तो आपने शुरू कहाँ से किया? 1 से। 1 से ही शुरू क्यों किया? 0 से शुरू क्यों नहीं किया? 1 से ही शुरू क्यों नहीं किया? 1 से शुरू क्यों किया? 0 से शुरू क्यों नहीं किया? साथियों, मैं आपको बताता हूं, वैसी संख्या जिसका प्रयोग हम किसी भी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं उससे ही क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। आपने अभी तक सुना था कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। वही बात है कि जिस संख्या का प्रयोग हम किसी भी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं वही क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या।
आप बिल्कुल नोट करते चलेंगे कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं उसे ही प्राकृत संख्या कहते हैं। हम किसी भी वस्तु को कहाँ से गिनते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही गिनते चले जाते हैं अनंत तक। तो आपका प्राकृत संख्या क्लियर हो गया कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिन साथियों को नहीं पता है, नहीं याद है, उनको याद करना पड़ेगा ना, ऐसे होने वाला नहीं। और ये बहुत छोटा चीज़ है। अब आते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये भी अनंत। इन दोनों में अंतर क्या है? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है? आप देख रहे होंगे कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 1 से। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। और आपका पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। क्या अंतर दिखाई दिया कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। और प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है साथियों? पूर्ण संख्या बन जाता है। अगर प्राकृत संख्या में आप 0 को शामिल कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से। और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से। आशा करते हैं कि आप प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या समझ गए। साथियों, जो पहले से पढ़े हैं उनको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन साथियों उन भाई बहन को भी साथ लेकर चलना है जो अच्छे पढ़ाई न मिलने के कारण, सही गाइडेंस, बेसिक पढ़ाई न मिलने के कारण अभी तक भटकते आ रहे हैं। उनको भी साथ लेकर चलना है। वो भी हमारे और आपके भाई बहन ही है, उनके भी पढ़ने के अधिकार हैं। तो साथियों आप देखिए यहाँ पे कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या आपका क्लियर है? यस या नो? जहाँ बैठे हैं वही बोलेंगे। नहीं क्लियर हुआ तो आप हमें बोलेंगे। यहाँ पे देखिए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या क्या होता है आपको मैं बताता हूँ कि पूर्णांक संख्या होता क्या है। इसको मैं इंग्लिश में इंटीजर कहता हूँ। क्या कहता हूँ? इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या का परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आपका मन है कि सर हम परिभाषा भी लिखेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं तो अच्छा से नोट्स बनाएंगे, तो साथियों शॉर्ट नोट आप बनाते चलेंगे। पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। कैसे? देखिए, आप क्या करते हैं कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे बढ़ते गए अनंत तक। अब 0 के जब इधर चलेंगे तो -1, -2, -3 और -4, ये सब जो संख्याएं हैं ये क्या है? आपका पूर्णांक संख्या है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। आपको परिभाषा पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है कि ये जो संख्या है इसको आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं, कि ये पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है कि पूर्णांक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहीं पे एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ। जब भी मैं पूर्णांक पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे 0 है। 0 से जैसे ही आप राइट हैंड साइड, दाहिने साइड बढ़ते हैं तो ये जो भी संख्या है वो बढ़ते क्रम में है। ये सारी संख्याएं जो है किस क्रम में है? बढ़ते क्रम में है। जैसे आगे बढ़िएगा ये संख्याएं किस में है? बढ़ते क्रम। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड, बाएं साइड जैसे ही आप आगे बढ़िएगा ये सभी संख्याएं किस क्रम में है? घटते क्रम में है। कहने का मतलब क्या है? मैं आपसे पूछता हूं कि 3 और 4 में बड़ा कौन है? 3 और 4 में बड़ी संख्या कौन है? तो आप बोलिएगा कि सर 4 है। अब इन्हीं दोनों में मैं माइनस लगा देता हूं कि -3 और -4 में बड़ा कौन है? तो कौन बड़ा है? अभी -3 बड़ा है। दोनों में अंतर समझ में आया? प्लस वाले में तो जो बड़ा है वो बड़ा है ही, लेकिन अगर दोनों में माइनस लगा है
अगर दोनों में माइनस लगा है तो जो छोटा वाला संख्या है वही आपकी बड़ी संख्या होती है। जो छोटी संख्या है वही क्या होती है, बड़ी होती है। कब? जब दोनों में माइनस लगा होता है तब। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप पूर्णांक संख्या समझ गए होंगे। अब देखिए कि परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसको समझिए। आप शुरू से परिभाषा सुनते आ रहे हैं कि परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। सर ये P बटा Q का क्या मीनिंग है? क्या हम इसको A बटा B भी बोल सकते हैं? एकदम बोल सकते हैं। तो फिर ये P बटा Q ही हमको शुरू से क्यों याद कराया जाता है? ऐसा ये कोई फिक्स नहीं है। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में A बटा B, या आप उसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न में लिख सकते हैं, बट्टा में लिख सकते हैं ना, वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। रटने वाला बात नहीं। आप बट्टा में किसी संख्या को लिख पा रहे हैं तो कौन सी संख्या है वो? परिमेय संख्या। क्लियर? देखिए कैसे। और यहाँ पे बट्टा में लिखने का मतलब है जो ऊपर वाली संख्या होगी ना, ऊपर वाली, यहाँ पे आपके सभी पूर्णांक, ठीक है, और नीचे भी जीरो के अलावा, ध्यान दीजिएगा, जीरो के अलावा सभी पूर्णांक। P जो है, P के जगह पे क्या आता है सर? सभी पूर्णांक। अभी आपने जाना पूर्णांक क्या होता है? प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा, जीरो भी आएगा, 1 2 3 4 आएगा, माइनस 1 2 3 4 आएगा, जीरो आएगा, कुछ भी आ सकता है। Q की जगह भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्या नहीं आ सकता है? तो आपका ये जीरो नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? अगर आप मैथ्स में किसी भी संख्या के बट्टा में जीरो लगाते हैं तो हमें रिजल्ट इनफाइनाइट देता है, मतलब अनंत देता है। अगर आप किसी भी संख्या के बट्टा में जीरो लगाते हैं तो हमें क्या रिजल्ट देता है? अनंत देता है। इसीलिए हम बट्टा में कभी भी जीरो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसीलिए लिखा जाता है कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, मतलब बट्टा में केवल लिखा जा सके, भिन्न में लिखा जा सके, वो परिमेय संख्या तो कहलाता है। लेकिन बट्टा में मतलब Q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। Q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या सर P जीरो के बराबर हो सकता है? हो सकता है। आप 0/1 लिख सकते हैं, ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 परिमेय नहीं है। 1/0 परिमेय नहीं है। क्लियर है? तो परिमेय किसे कहते हैं? जिसको बट्टा में लिखा जा सके उसे ही क्या कहते हैं? परिमेय। और बट्टा में क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके बाद है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अब देखिए, वैसी संख्या, अपरिमेय संख्या में वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। कैसे? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे सर यहाँ पे देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे √2, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं √2, यहाँ पे हम लिखते हैं √3, ठीक है। क्या आप इस √2 को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। हम √2 को P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, √3 को नहीं लिख सकते हैं। और देखिए, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.23579 ऐसे। इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्याएं हैं अभी और आएगा, लेकिन हर बार नया संख्या आएगा,
हर बार नया नया संख्या आएगा, बदलते जाएगा, कहाँ तक आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय। क्या आपको समझ में आया कि प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं? आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि आप मुझे बताइएगा कि पाई, ये जो पाई है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि पाई है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है? तो ये जो पाई है वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। आप शॉर्ट नोट बनाते चलेंगे, पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का जो मान होता है क्या चीज? 22/7। ये जो 22/7 है ये आपका क्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? 22/7 परिमेय संख्या है। और पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, पाई का जो मान होता है वो 22/7 नहीं होता है। क्या बात कर रहे हैं सर? जब से हम पढ़ रहे हैं तब से हमको यही बताया जाता है कि पाई का मान 22/7 होता है, और आप आके कुछ भी बोल रहे हैं यहाँ पे कि पाई का मान 22/7 नहीं होता है। नहीं होता है। पाई का जो मान 22/7 होता है वो लगभग में होता है। पाई का मान एग्जैक्ट जो होता है ना वो 22/7 नहीं होता है। कैसा होता है? लगभग में होता है। ठीक है, इसीलिए आप जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो बोलता है कि मान लीजिए कि पाई का मान 22/7। अगर पाई का मान 22/7 एग्जैक्ट होता तो उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पाई का मान लगभग में 22/7 होता है, एक्यूरेट मान, एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। और पाई का मान 22/7 कैसा है? परिमेय संख्या। अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, इसमें इतने चीज़ों का प्रयोग है, इसलिए मैंने इन सारी बातों को बताया। आशा करते हैं कि आप अभी तक मैंने 5 संख्याओं के बारे में बताया है, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ते हैं, मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसको देखते हैं। साथियों, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमारा जो चैप्टर है इसमें नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप देख रहे होंगे, आप अपने सामने किताब खोल कर बैठिए और उसमें देखिए कि लिखा होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, आप यहाँ पे देखिएगा, आपके बुक में लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। मेरा हेडिंग होने वाला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये होता क्या है, इसके बारे में अभी हम अध्ययन करने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। अभी सब कुछ लिखवाएंगे, लेकिन अभी समझिए बिल्कुल बेसिक से। साथियों, आपको भाग देने तो आता होगा, आप बचपन में कभी भाग तो सीखे होंगे ना? नहीं सीखे हैं? आइए सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे भाग का ये साइन होता है, ऐसे आप भाग देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैं यहाँ लिखता हूँ आपका 25 और बोलूँगा कि 4 से भाग दीजिए, आप बिल्कुल दे देंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 36 और बोलूँगा कि आप 5 से भाग दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका 15 और 3 से भाग दीजिए। सर आप मैट्रिक पढ़ा रहे हो कि पहला दूसरा पढ़ा रहे हो, आप 4 से 25 में भाग दिलवा रहे हो, 5 से 36 में दिलवा रहे हो, 3 से 15 में, ये क्या है? साथियों यही तो बेस है, इसी को तो हम बेस कहते हैं। यही बेस आपको आता तो है, लेकिन ये क्यों हम लिखे हैं इसको मैं बताऊंगा। ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है पूरा इसी पे डिपेंड है। देखिए जब आप भाग दीजिएगा तो 4 से 6 बार में जाएगा, 4 से 24, शेषफल आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे भाग दीजिएगा 5 से 7 बार में 35, शेषफल क्या आ जाएगा आपका? 1 आएगा।
3 से 5 बार में 15, शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। अब एक बात बताइए कि आप बचपन में जब पढ़ते थे तो आपको कैसे भाग चेक करते थे कि मेरा भाग सही है कि गलत है? चेक करते थे ना? कैसे चेक करते थे? तो वो चेक करने का क्या तरीका था कि ये जो बीच वाला है, ये जो बीच वाला है, ये कब आना चाहिए? इन दोनों को गुना करने और शेषफल को जोड़ने के बाद। मतलब 25 जो है कब आएगा? जब 4 और 6 को गुना करेंगे और 1 को जोड़ेंगे तब। ऐसे ही ना भाग चेक किया जाता है। दोनों बाहर वाले को गुना करने के बाद अगर शेषफल को जोड़ा जाता है, अगर ये मिल गया, ये मिल गया, तो मेरा भाग क्या होता है? सही होता है। तो यहाँ पे 36 है, 5 गुना 7 प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 15 कैसे आएगा? 3 और 5 को गुना करेंगे तो 15 आएगा। 3 गुना 5 प्लस 0। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें इतना समझ गए तो अब एक बात बताइए कि ऐसे ये भाग का साइन होता है। यहाँ पे जो बीच में लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ जो लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ जो लिखा होता है उसको क्या कहते हैं? और यहाँ जो लिखा होता है उसको क्या कहते हैं? 4 चीज, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चीज होगा यहाँ पे। इन चारों का नाम आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ इन चारों का नाम क्या है। बीच वाले को हम लोग कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। इधर वाले को क्या कहते हैं हम लोग? भाजक। इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? भागफल। और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल। क्लियर है? बीच में भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, और नीचे क्या होता है? शेषफल होता है। अब देखिए एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो इसको नोट करेंगे, अपने नोट्स में लिखेंगे और बार बार इसको पढ़ेंगे। मैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, जो शुरू में अच्छा से पढ़ा होगा, जिसका बेस क्लियर होगा, बोले सर ये आप क्या पढ़ा रहे हैं? वेट कीजिए, एडवांस लेवल भी आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। आपका भी अंदाज लगेगा कि आप भी कितना पानी में है। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इसी चीज को जो यूक्लिड साहब थे उन्होंने क्या किया कि ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल न लिख के, ये जो आपका भाज्य है ना, इसको उन्होंने ए बोल दिया। इसको आप ए, और ये आपका बी होता है, और ये क्यू, और ये आर। अब सबके जगह पे मैंने जो जो अभी लिखा उसको लिखिए। भाज्य के पास क्या है? ए, यहाँ पे लिखिए ए। भाजक के पास क्या है? बी, बी लिखिए। भागफल के पास क्या है? क्यू लिखिए। शेषफल के पास क्या है? आर। अब आप इसको बिल्कुल शॉर्ट करके लिखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। यही जो होता है ना साथियों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखिए इसमें, अब आपका क्लियर है? ये अगर आप मैं हिंदी में पूछूं तो आप बोलेंगे ये सर भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, और ये शेषफल है। अब एक बात बताइए कि जो शेषफल है, क्या शेषफल भाजक से कभी भी बड़ा होगा? ये जो शेषफल है कभी भी इससे बड़ा होगा? ये बताइए। शेषफल जो है कभी भी भाजक से बड़ा होगा का? कभी नहीं होगा। अगर भाजक से बड़ा होता है तो एक बार और पहाड़ा पढ़ के हम आगे बढ़ते हैं। शेषफल जो होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा।
शेषफल जो होगा वो भाजक से क्या होगा, छोटा। जो शेषफल होता है वो भाजक से क्या होता है, छोटा। शेषफल को हम क्या लिखते हैं साथियों, आर। किससे छोटा होगा, भाजक से। किससे छोटा होगा, भाजक से। मतलब ये छोटा है किससे, भाजक से। इस चिन्ह का मतलब समझ में आता है, नहीं आता है, समझिए। 3 गो चीज, इन दोनों के मतलब क्या होते हैं ये समझिए। जिधर भी ये मुंह बंद है उधर छोटी संख्या होती है, और जिधर ये मुंह खुला होता है उधर बड़ा। जिधर मुंह बंद है उधर छोटा, जिधर मुंह खुला है उधर बड़ा। मुंह बंद है तो छोटा। तो हमको बोलना था कि आर छोटा है बी से, तो आर और बी को लिखकर बीच में मुंह किधर बंद करना है, बी के साइड। क्यों, क्योंकि आर छोटा है बी से। ये हो गया। अब देखिए आर जो होता है वो छोटा होता है बी से। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि आर जो होता है साथियों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेषफल क्या आया है, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। हो सकता है कि अगले दूसरे भाग में शेषफल 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए। लेकिन यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो शेषफल होता है वो हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा। शेषफल हमेशा क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा। इसको कैसे लिखेंगे, जो आर शेषफल है वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ये आर का रिलेशन है। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर जो होगा 2 रिलेशन, आर हमेशा बी से क्या होगा, छोटा। आर हमेशा बी से क्या होगा, छोटा, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर। साथियों ये मैं इतना इसको क्यों बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन देगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो बोलेगा कि जब ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, क्वेश्चन बोलेगा कि जब ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो ऑप्शन ए आपको देगा, क्या देगा, बोलेगा कि जो आर है वो बड़ा होगा बी से और छोटा होगा 0 से। मतलब बी से बड़ा और 0 से छोटा। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन जो बी है वो देगा कि आर जो है वो छोटा है बी से और छोटा है 0 से। ऑप्शन सी जो है वो रहेगा कि आर जो है बी से छोटा है और 0 से बड़ा है। ऑप्शन डी होगा नॉन, कोई नहीं। क्या ऑप्शन है, आर जो होता है हमको पता है हमेशा बी से क्या होना चाहिए, बड़ा। आर बी से क्या होना चाहिए, बड़ा। सॉरी, आर बी से क्या होना चाहिए, छोटा। और यहाँ पे क्या दे दिया है, आर बी से क्या हो गया, बड़ा। यहाँ पे मुंह खुला है, मतलब आर बड़ा है किससे, बी से। आर बड़ा है किससे, बी से। और यहाँ हमने क्या पढ़ा कि आर छोटा होना चाहिए बी से, तो हम इतना ही देख के बोल दिए कि ये गलत है। जब मैं PYQ कराऊंगा ना तो मैं बताऊंगा कि आप क्वेश्चंस को बिना सॉल्व किए कैसे ऑप्शन टिक करेंगे, ये भी मैं बताने वाला हूँ। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन बताऊंगा मैं आपको कि कम समय में आप अच्छा क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे अगला, आर क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और बी से छोटा। यहाँ पे देखिए बी से तो छोटा है, बी से क्या है, छोटा। और यहाँ पे आर जो है 0 से भी छोटा है। आर जो है 0 से भी छोटा दे दिया और बी से भी छोटा दे दिया। और हमको क्या चाहिए, आर हमेशा बी से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा यहाँ कब बोल दिया, 0 से छोटा। ऑप्शन गलत। इस ऑप्शन को देखिए, आर जो है वो बी से हमको छोटा चाहिए। यहाँ पे आर जो है बी से क्या चाहिए, छोटा। आर जो है बी से छोटा मिल गया। आर जो है वो 0 से बड़ा चाहिए, आर 0 से बड़ा मिल गया। ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ गए होंगे। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल।
मैं इसको आपकी बुक में जैसे लिखा गया है वो भी लिख कर बताता हूँ कि वो कैसे लिखा गया है, उसको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप शॉर्ट नोट बनाते रहेंगे, कभी भी लेंदी और बहुत बड़ा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितना बड़ा नोट्स होगा रिवीजन में उतना ही अधिक टाइम लगेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है, कम समय में अच्छे तरीके से पढ़ाई को करके बेहतर रिजल्ट लाना है। तो आगे बढ़ते हैं। आपके बुक में क्या लिखा है, आपके सामने बुक होगा, आप उसमें देखेंगे लिखा होगा कि दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, और R का रिलेशन जो मैंने आपको बताया कि R जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर और B से हमेशा छोटा होगा। मैंने अभी पीछे यही बताया था कि A बराबर BQ प्लस R और R जो होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर और B से हमेशा छोटा। ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, r जो है वो क्या होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कैसे आता है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेषफल, सब पे a b c p q r लिखकर भी बता दिया। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि प्रमेयिका क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है साथियों, वो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने में कर सकते हैं। वो क्या होता है, प्रमेयिका समझ गए, ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। अब हम आपको बात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आपसे पूछा जाए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, आप इसको याद नहीं करेंगे, रटने मत बैठिएगा, इसको रटने में नहीं बैठना है। अगर याद करना है तो इसको कीजिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है सर, तो a बराबर BQ प्लस R, R का रिलेशन, R क्या होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा। लेकिन एक चित्र अपने दिमाग में बैठाइएगा जो मैंने पीछे बताया कि ये जो होता है यहाँ पे a होता है, यहाँ पे b होता है, यहाँ पे q होता है, यहाँ पे r होता है। ये भी आपको याद, ये चित्र आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। प्रमेयिका का क्वेश्चन हम लोग अभी बनाएंगे आगे एक्सरसाइज में। अब हम बता रहे हैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसको समझना है। ये प्रमेयिका के जगह पे केवल हमको क्या कर देना है, एल्गोरिथम कर देना है। यहाँ पे हमको प्रमेयिका के जगह पे केवल एल्गोरिथम कर देना है। हेडिंग दीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। साथियों, आप सबसे पहले एक नोट बना के लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दो संख्याओं के बीच का HCF ज्ञात किया जाता है। मैं आपको ये बात इसलिए बताता हूँ कि डायरेक्टली पूछता है आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, HCF, LCM। तो आप क्या मारिएगा टिक, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दो संख्याओं के बीच का HCF ज्ञात किया जाता है। मैं जिस टॉपिक से जो ऑब्जेक्टिव बनेगा ना उसी टाइम आपको लिखवाऊंगा, उसी टाइम बताऊंगा आपको।
चैप्टर खत्म होगा, पूरे PYQ आपके साथ लेकर आऊँगा, आपके साथ बैठकर सॉल्यूशन आपसे करवाऊँगा। स्मार्ट अप्रोच क्या है ये बताऊँ। आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12 और 18, दो संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए कि 12 ले लेते हैं और 18 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं और 18। मैं आपसे बोलूँगा HCF ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात करें। बोलेंगे क्या कर रहे हैं, ये मजाक है कि आप हमसे 12 और 18 का एलसीएम निकलवा रहे हैं, हम तो क्लास 10th में पढ़ते हैं। ठीक है, पेशेंस रखिए, आप भी कहिएगा कि हमसे नहीं बन रहा है HCF, लेकिन मैं सिखाऊंगा कि कैसे बनेगा। 12 18 का आप HCF किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। हमसे जो पहले पढ़े होंगे वो तो बिना देखे बता देंगे, जो पहले पढ़े होंगे वो बिना देखे बता देंगे कि 12 और 18 का HCF 6 होगा। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, आप ये मेथड सीखे होंगे अभी तक, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, 18, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। ठीक है, 12 को कैसे लिखा जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3, 18 को 2 गुना 3 गुना 3। अब देखिए, अभी तक आपने ये सीखा। अब इसमें से हम क्या करते हैं, वैसी संख्या जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उसको निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 3 जो है वो दोनों में कॉमन है और ये 2 दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब देखिए इसका HCF क्या होगा, ये 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, तो इसका HCF ऐसे निकलता है। अभी तक आप लोग ने ऐसे निकाला होगा, इसका HCF क्या हो गया, 6। HCF में क्या होता है कि जो भी दोनों में कॉमन होता है केवल उसी को लिया जाता है। अब इस 2 को क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि इसका पेयर इसमें नहीं है। अगर एक और 2 इसमें रहता तो उन दोनों 2 को लेते, 1 2 बाहर निकलता। HCF क्या हो जाएगा, 6। अब देखिए HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे, काट दे, वो क्या कहलाता है, आपका HCF कहलाता है। LCM वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। दोनों में बहुत अंतर है, दी गई संख्याओं को काट दे और दी गई संख्याओं से कट जाए। कहने का मतलब है कि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। 12 और 18 का HCF आपने 6 निकाला, मतलब 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट देगा। 6 के बाद कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जो 12 और 18 को काट सके, इसलिए इसका HCF क्या होगा, 6। सर HCF तो ऐसे मैं निकाल लेता हूँ किसी भी संख्या का, तो मैं आपको अगर बोलूँ कि आप निकाल लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपको एक HCF देता हूँ कि आप हमको एक अगर कहता हूँ कि 1363 और 1927 का HCF ज्ञात करें, ज्ञात करें। ये तो छोटा दिखा, तो आपने बोला कि ये क्या पढ़ा रहे हो, बनाओ इसको, इस विधि से बनाओ, इस मेथड से बनाओ। इसको बनाने बैठो कितना टाइम लगता है, कितना कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसको बनाने बैठो तब तो पता चलेगा। तो छोटी संख्याओं का HCF तो हम ज्ञात कर ले पा रहे थे, लेकिन बड़ी बड़ी संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लाया गया है। अब इसके द्वारा हम 2 संख्याओं का HCF कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा आप 2 संख्याओं के बीच का HCF कैसे ज्ञात करते हैं। आप आशा करते हैं आप सभी चीज़ों को अच्छे से नोट करेंगे। जो चीज़ आपको नहीं पता है उसको अवश्य नोट किया है, और जो आपको पता है उसको हमारे साथ आप रिकॉल करते रहेंगे। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे आपके एक्सरसाइज से स्टार्ट करता हूँ। आप अपना एक्सरसाइज आप अपने सामने रखेंगे, मैथ का किताब, प्रश्नावली 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1,
निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। आपका जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यही है आपके क्वेश्चन में, यही बोला है। और पहला क्वेश्चन दिया है 135 और 225। बहुत आसान सवाल है। हमको ज्ञात क्या करना है यहाँ पे, तो HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। किस मेथड से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। कैसे ज्ञात होता है? अच्छा, आप इतना तो जरूर जानते होंगे, आप 135 और 225 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, आप इतना तो जान जाएंगे। आप इतना तो पता होगा कि 135 बड़ा है कि 225 बड़ा है। आपके पास 135 रुपया है और एक आपके दोस्त के पास 225 रुपया है। अधिक रुपया किसके पास है? जिसके पास 225 है। तो बड़ी संख्या है। तो आप कुछ नहीं करें, आपको करना क्या है, सबसे पहले कि आपको जो बड़ी संख्या है उसको बीच में लिख देना है और जो छोटी संख्या है उसको बाहर लिख देना है। लिख देंगे। अब देखिए 135 और 225 भाग स्टार्ट कीजिए। बताइए कितना बार में जाएगा? 135 और 225 कितना बार में जाएगा? सर एक बार में जाएगा, दो बार में नहीं जाएगा। दो बार में चेक करते हैं। 135 है, हमको जाना कहाँ है? 225 तक। आपको कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा आप टेक्निकल यूज कीजिए, अपना दिमाग यूज कीजिए कि अगर हम 135 को दुगना करते हैं तो 100 का दोगुना 200 मिल जाएगा और 35 का दोगुना करेंगे तो 70 मतलब 270। तो उसका दो गुना तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कितना बार में ले जाएंगे? एक बार में। 135 बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा। 5 से अब देखिए यहाँ पे घटेगा 0। यहाँ पे आप क्या करेंगे? 12 यहाँ से लेंगे आप, अगर हार्डफुल लेंगे तो 12 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इतना आपका शेष बचा। 135 से एक बार में जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9। अब देखिए यहाँ पे विशेष फोकस करना है कि ये जो 90 है क्या 135 से छोटा है? अगर यहाँ 135 यहाँ जो दिया है ये वाला और ये वाला, इन दोनों को देखना है। ये जो है अगर इससे छोटा है तो हम इसको ऐसे घेरेंगे, फिर यहाँ से मैं भाग स्टार्ट करेंगे, इसको फिर यहाँ उतार देंगे। ये आपने बचपन में किया होगा। अब देखिए कि 90 से 135 कितना बार में जाएगा? 90 कम 90, 90 दूनी 180। 135 ही चाहिए, कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। क्या होगा? 5 और यहाँ पे 13, 4 आ जाएगा। फिर देखिए कि जो 90 है और ये 45 है, ये 45 यहाँ पे जो आया है नीचे, वो ऊपर वाले से छोटा होना चाहिए। जो नीचे आया है वो ऊपर वाले से क्या होना चाहिए? छोटा आ गया। फिर यहाँ पे घेर देंगे 90। कितना बार में जाएगा? 2 बार में। 45 दूनी 90। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पे जो भी संख्या मिला हमको वही हमारा क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। जहाँ 0 मिलेगा उसकी ये ऊपर वाली संख्या ही हमको क्या हो जाती है? HCF हो जाती है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 45। प्रोसेस क्या है? पहले आपको इसमें से छांटना है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है।
तो आप देखिए कि 225 बड़ा है, 135 छोटा है। जो बड़ा है उसको अंदर रखना है, जो छोटा है उसको बाहर रखना है। अब भाग देना है, 135 से एक बार में जाएगा, शेषफल 90 आएगा। ध्यान देना है कि यहाँ जो नीचे आ रहा है वो छोटा होना चाहिए इससे, ठीक है। तो ये 90 छोटा है, तो फिर ऐसे घेरना, फिर भाग देंगे, फिर ये 135 यहाँ आ जाएगा, 90 से एक बार में जाएगा, शेषफल 45 आएगा। फिर ये 90 यहाँ आ जाएगा और 90 से ये 45 से 90 दो बार में जाएगा, शेषफल क्या आ गया 0। जैसे ही शेषफल 0 आ गया, यहाँ जो भी संख्या होगा वही हमारा क्या होगा, HCF। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिखने का तरीका क्या है वो देखिए, इसको हम लिखेंगे कैसे। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कितना भाग दिया है, 3 भाग। पहला कहाँ दिया है, ये वाला पहला भाग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने अभी बताया कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल, या A बराबर BQ प्लस R। हम बोल रहे हैं कि 225 को आप कैसे लिखेंगे, तो पहले इन दोनों बाहर वाले को गुना, 135 गुना 1, शेषफल कितना है 90, जोड़ दिए। अब क्या करना है, अब किसको लिखना है, दूसरा भाग कौन है, पहला भाग तो ये हो गया, दूसरा भाग आपका ये वाला है, 90 से शुरू होके और यहाँ पे 45 तक, ये वाला है, जिसमें 135 आएगा। कैसे आएगा 135, 90 और 1 को गुना करेंगे और किसको जोड़ देंगे, 45 को जोड़ देंगे, आ जाएगा। अब देखिए तीसरा भाग आपका ये वाला है, क्या है अंदर 90, दोनों बाहर वाले को गुना करके लिख दीजिए और जो नीचे है उसको जोड़ दीजिए। जैसे ही ये R का मान 0 यहाँ पे 0 आता है, ये फर्स्ट वाला आपका जो है वो क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो HCF क्या हो जाएगा 45। समझ गए। पहले क्या करना है, छांटना है, बड़ा कौन है छोटा कौन है, बाहर निकालिए उसको, जो बड़ा है उसको अंदर, जो छोटा है उसको बाहर, भाग देना स्टार्ट कीजिए। जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक भाग दीजिए। शेषफल 0 आ गया, जो भी यहाँ आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है वो ये है, पहले स्टार्ट करेंगे 225 से। कैसे आया भाई, 225, दोनों बाहर वाले को गुना कीजिए और जो शेषफल आया उसको जोड़ दीजिए। अब एक चीज़ और यहाँ फोकस कीजिए, 225 के बाद यहाँ जो 135 है ना, तुरंत यहाँ आ जाएगा। देखो यहाँ 90 है ना, यहाँ आ गया। अगर ये शेषफल 0 नहीं आता है ना, तो ये 45वां जो था ना वो यहाँ आ जाता, लेकिन शेषफल 0 आ गया तो इससे मेरा क्या हो गया, 45 हो गया। समझ गए। तो यहाँ पे 225 को हम कैसे लिखे, 135 गुना 1 प्लस 90। फिर 135 को कैसे लिखेंगे, 90 गुना 1 प्लस 45। 90 को कैसे लिखेंगे, 45 गुना 2 प्लस 0। जब शेषफल 0 तो HCF ये आ जाता है आपका 45। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल छोटा क्वेश्चन था, और 2 नंबर क्वेश्चन भी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आप देखेंगे 2 नंबर क्या है आपका, है 196 और 38,220। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना बड़ा है ये देखिए। 2 नंबर 196 और 38,220, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। सिर्फ देखने के लिए बड़ा है, एक लाइन में बनेगा। जो क्वेश्चन देखने में बड़ा होता है ना, वो वास्तव में बड़ा नहीं होता है। कभी कभी हमेशा हल्का में लेने की कोशिश नहीं करना है कि बड़ा क्वेश्चन है तो जल्दी बन जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है लेकिन उसका सोल्यूशन बहुत छोटा। देखिए कैसे, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले कि देखना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो इसमें बड़ा कौन है 38,220 और छोटा कौन है 106। फिर आप जो भी संख्या बड़ा है उसको बाहर रखना है कि अंदर, तो सर अंदर रखना है, और जो छोटा है उसको कहाँ रखना है, बाहर रखना है। ठीक है। अब देखिए कि 196 कितना बार में हम इसका टेबल पढ़ेंगे कि यहाँ पे हमको मिलेगा 196 3 अंक है। अगर हम एक बार पढ़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा 196। 2 बार क्यों नहीं पढ़े सर,
2 बार पढ़ोगे तो 382 से ऊपर चला जाएगा। और हमेशा जो नीचे लाया जाता है ना वो ऊपर वाले से छोटा होना चाहिए। तो 196 का टेबल कितना बार? 1 बार। अब इसको घटाना है, 12 में से 6 जाएगा तो 6, यहाँ बचा 7, फिर लेंगे 17 में से 9 जाएगा तो 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, फिर ऊपर से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब हमको पहुँचना है 1862 के पास। 196 में किस चीज़ से गुना करें कि 1862 के पास पहुँचे? आप 10 से गुना कीजिए, 196 और 10 को गुना कीजिएगा तो कहाँ पे पहुँचिएगा? 1960 के पास। 1960 चाहिए, 1900 से भी क्या चाहिए? छोटा। तो पता चल गया कि 10 बार में तो नहीं जाने वाला है, लेकिन उससे थोड़ा सा ही कम है। तो आप इसको 9 बार में ले जाकर देखिए। 9 से 6 कितना बार में? 9 छक 54 के 4 और शेष बचा 5। 9 से 9 बार में 81 और 5 86, 6 शेष बचा 8। 9 से एक बार में 9 एकम 9 और 8 17, 1764। अब इसको घटाते हैं, हार्फी लेंगे, 12 में से 4 जाएगा 8, 5, 15 में से 6 जाएगा 9। अब बाकी यहाँ 7 से 0, यहाँ भी 0 बच गया। अब फिर ऊपर क्या बचा है? 0। हमको चाहिए 980, कितना बार में जाएगा? 980 कितना बार में जाएगा? अब देखिए, हमको लास्ट में क्या चाहिए? 0। लास्ट में क्या चाहिए? 0। देखिए, ये आपको कहीं नहीं बताया जाएगा, आपको गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना करेंगे, 3 से, 4 से, 5 से, मैं बताता हूँ। आप एक बात बताइए कि हमको यहाँ पे इकाई अंक क्या चाहिए? 0। यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 6। अच्छा, 6 में किसी से गुना करेंगे कि 0 मिलेगा? बोलिए, 6 में किसी से गुना करेंगे 0 मिलेगा? 5 से। तो एक बार चेक ही कर लेते हैं ना कि 196 और 5 को गुना करने पे इतना मिलेगा कि नहीं। कोई ऐसी संख्या नहीं है कि आप गुना कीजिएगा 5 के अलावा इकाई अंक 0 मिल जाए। तो कितना से लीजिएगा? 5 से। ये आपके स्कूलवा में नहीं सिखाया जाता है इतना जल्दी करने का। आप पहले करेंगे 19 का 1 बार, 196 का 1 बार में, फिर 2 बार में, फिर 3 बार में। और ये स्मार्ट अप्रोच आपको बहुत सारे बच्चों से आगे लेकर चला जाएगा, आपका टाइम मैनेज करेगा। तो यहाँ पे 5 बार में आप लेकर जाइए, 5 से 6 बार में 30, 9 5 45 और 3 48 के 8, 4, 5 कम 5 और 4 9, मिल गया। कितना बार में जाएगा? 5 बार में। 980, 0 0 0। शेषफल पूरा क्या बचा? सर, पिछले बार आपने तो बहुत सारा भाग बनाया था, इस बार क्यों नहीं बनाया? हमने एक बार में गया था तो 196 आया था, शेष क्या बचा था? 186 और यहाँ से उतरा 1862। यहाँ जो संख्या आना चाहिए वो इस वाले से छोटा आता है तभी घेरते हैं, लेकिन अभी तो बड़ा ही आया ना, उसको नहीं घेरेंगे। उसको अभी तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक नीचे वाली संख्या जो है वो ऊपर वाली से क्या होनी चाहिए? छोटी। लेकिन हमको यहाँ कहीं भी नीचे वाला संख्या ऊपर वाला से छोटा नहीं मिला, इसलिए इसको एक ही बार में बनाना पड़ा। अब बताइए कि इसका HCF क्या होगा? तो शेषफल यहीं पे 0 आ गया, तो जो ऊपर वाला होता है वही ना HCF होता है। तो HCF क्या हो जाएगा? 196। इसको लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका क्या है? तो 38,220 बराबर, बीच वाले को लिख दिए, दोनों बाहर वाले को गुना कर दीजिए, 196 गुना 195, और नीचे वाले को जोड़ दीजिए। दोनों बाहर वाले को गुना और नीचे वाले को जोड़। जैसे ही यहाँ 0 मिलता है, यही वाला मेरा क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। तो HCF ऑफ 196 और 38,220 क्या हो जाएगा? 196। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आज पहला क्लास है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपना स्पीड पकड़ लेंगे, क्योंकि उन सभी बच्चों को लेकर चलना है जिनका बेस बहुत कमज़ोर है, जो अभी तक मैथ सीखे ही नहीं और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, और उनका भी सपना है कि हम अच्छा स्कोर लाएं। एकदम उनका सपना पूरा किया जाएगा, बस हमारे साथ आपको बने रहना है।
आप देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो देखने में कितना बड़ा था, लेकिन बना कितना, एक ही लाइन में। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो अपने बुक में देखिएगा तो 867 और 255 इसका कैसे निकलेगा ये भी मैं आपको बताता हूं कि 867 और 255 क्वेश्चन नंबर 3 867 और 255 इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। देखिए इसका HCF कैसे निकलेगा मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो इसका HCF आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको बार बार बता रहे हैं कि आपको इसमें से बड़ी और छोटी संख्या खोजनी है, ठीक है। बड़ी कौन है, छोटी कौन है, तो इसमें से बड़ी क्या है 867 और छोटी क्या है 255। जो बड़ा संख्या होता है उसको अंदर लिखा जाता है, ठीक है। जो बड़ा संख्या होता है उसको कहाँ लिखा जाता है, अंदर, और जो छोटा संख्या होता है उसको कहाँ लिखा जाता है, बाहर। तो आप 867 को कहाँ रखेंगे, अंदर, और 255 को कहाँ रखेंगे, बाहर। अब बोलिए कि 867 है, 255 से कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। 2 बार में ले जाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये 2 बार में ले जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। ऐसा बार बार जरूरत नहीं है। आप देखिए 800 के पास जाना है हमको, कहाँ पे जाना है, 800 के पास। ये ना एक बार में आएगा ना 2 बार में आएगा, ये आपको 3 बार तक जाना पड़ेगा। जैसे आप 4 बार जाइएगा तो 800 तो यहीं से मिल गया। अब 55 है, 50 चौका 200 तो 1000 प्लस चला जाएगा। तो हमको ऐसे सोचना पड़ता है कि किससे ले जाएं, किससे कटाएं। तो हमको 1 से ले जाएंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, 2 से ले जाएंगे तब भी छोटा। 255 को आप 3 से ले जाइएगा, 3 से ले जाइएगा कि कैसे जाएगा, तो 3 5 15 के 5, कितना हासिल है 1, 3 5 15 और 1 16 के 6, कितना बचा 1, 3 दूनी 6 1 7, 765, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे जब इसको घटाइएगा तो 7 में से 5 घटाइएगा तो 2, 6 में से 6 घटाइएगा 0, 8 में से 7 घटाइएगा तो 1। देखिए अब इसको फिर घेरना पड़ेगा, अगला भाग भी करना पड़ेगा। पिछला बार एक ही बार में क्यों बना, दूसरा नंबर क्वेश्चन, चूँकि यहाँ जो था, जो भी संख्या हमको मिलता था वो इस संख्या से बड़ा होता था, और ये जो संख्या है ना हमेशा ऊपर वाला से छोटा होना चाहिए। ये जो नीचे वाला संख्या है वो ऊपर वाला से क्या होना चाहिए, छोटा। जब छोटा आता है तो फिर से हमको एक बार भाग करना पड़ेगा। इस बार 255 फिर उतर जाएगा, उतर जाए। अब बोलिए कि 102 से कितना बार में जाएगा। अब आप 2 बार में ले जाएंगे, एक बार में ले जाएंगे तो छोटा हो जाएगा। 2 बार में 200 के पास जाना है, 3 बार जैसे कीजिएगा 300 चला जाएगा तो बड़ा हो जाएगा ना। तो कितना बार में ले जाइएगा, 2 बार में। अब 4 0 204, 5 में से 4 जाएगा 1, ये 5। फिर देखिए नीचे वाला जो है वो ऊपर वाला से क्या आ गया, छोटा। नीचे वाला ऊपर वाला से क्या आ गया, छोटा। फिर इसको घेरना पड़ेगा और ये फिर नीचे आएगा 102, कितना बार में, 2 बार में। शेषफल क्या आ गया, 0। अब आपको तो कंफर्म हो गया होगा कि जैसे ही शेषफल 0 आता है तो HCF क्या होता है इसमें से, ये वाला। जैसे शेषफल 0 उसके ठीक ऊपर वाला क्या हो जाता है, HCF। तो इसका HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, 51। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले पहला भाग में हमने क्या किया है, 867 को भाग दिया था ना, पहले भाग में 867 को भाग दिया था, 255 और 3। बीच वाला कैसे आता है, दोनों बाहर वाले को गुना कर दीजिए, 255 गुना 3, अब प्लस में ये 102 शेषफल। अब 2 नंबर भाग में आइए, 255 लाना है, अब उसको लिखिए। फिर दोनों बाहर वाले को क्या करना है, गुना करना है, और नीचे वाले को क्या कर देना है, जोड़ देना। फिर तीसरे भाग में आइए, बीच वाले को बाहर लिखिए और दोनों बाहर वाले को गुना कर दीजिए और शेषफल को जोड़ दीजिए। शेषफल क्या गया है, 0।
जैसे शेषफल 0 आता है यही वाला मेरा क्या हो जाता है, HCF। तो यहाँ पे लिखेंगे कि HCF ऑफ 867 और 255 बराबर 51। क्लियर है? क्लियर है आप लोग का? बस इतना समझिए कि अब इसको लिखने का तरीका में आप लोगों को गड़बड़ हो रहा है, तो ये समझिए। आप देखिए कि कितना भाग है, 1 2 3 प्रोसेस जाएगा, इतना आप दिमाग में बिठा लीजिए। पहले बार में बीच वाले को बाहर लिख दिए, दोनों बाहर वाले को गुना करके नीचे वाले को जोड़ दिए, दोनों बाहर वाले को गुना और नीचे वाले को जोड़ना। फिर अगले भाग में बीच वाले को बाहर, दोनों बाहर वाले को गुना और नीचे को जोड़ दीजिए। फिर अगले में बीच वाले को लिखिए, दोनों बाहर वाले गुना शेषफल। और जैसे ही शेषफल 0 आता है यही वाला जो होता है वो आपका क्या होता है, HCF। आपके एक्सरसाइज जो 1.1 था आपकी किताब में, आप देख रहे होंगे, आपके सामने किताब खुला होगा, आप किताब को देखते रहेंगे। 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और आपको मैं अभी HW में एक क्वेश्चन देने वाला हूँ। आपको वो क्वेश्चन बनाना है और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है। आपको अपने किताब का उदाहरण 1 बनाना है। उदाहरण 1 क्या है मैं लिख भी देता हूँ। आपका वहाँ पे HCF निकालना है, HW है आपका उदाहरण 1। आपको वहाँ पे HCF निकालना है 40 52 और 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो साथियों, आज का क्लास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अपना राय दें कि हमें इसमें क्या और ऐड करना चाहिए, क्या इसमें और इसको अच्छा कैसे किया जा सकता है। आप अपना कमेंट में अवश्य अपना राय दें। और आपको बता दें कि आज तो ये पहला क्लास था, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आने वाले समय में हम लोग अपने रफ्तार को पकड़ लेंगे, एक अच्छे रफ्तार को पकड़ेंगे और सही तरीके से चलेंगे और सही टाइम पे सिलेबस को पूरा करेंगे। एक बार पुनः बताता हूँ कि जो भी बच्चे मैथ से डरते थे उनके पास इस वीडियो को पहुँचाइए और बताइए कि इतना सरल भाषा में आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको कुछ नहीं आता है फिर भी आप मैथ में एक बेहतरीन स्कोर करके आइएगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और आप अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर अवश्य दें, अपना रिस्पॉन्स अवश्य दें, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन है। आप कमेंट करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम टाइम से आपके साथ खड़े रहेंगे। तो आशा करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।